नमस्कार दोस्तों। जीएसके और खास करके ज्योग्राफी के वन लाइनर की जो अब हमारा सेशन है, इसमें आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और इस सेशन में जो मुख्य टारगेट रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि एक एक टफ से टफ क्वेश्चन को हम लोग थोड़े से एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप लोगों को समझा पाएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत पसंद भी आएंगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी। अब जैसे सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो लिखा हुआ है कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। यानी कि हमारे भारत में जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वो कहाँ मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में क्यों देखने को मिलते हैं, तो इसके पीछे कारण है। ऐसा इसलिए होता है यहां पर क्योंकि दो प्लेट आपस में यहां कोलाइड कर रही हैं। एक तो इंडियन प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है उसका नाम है बर्मी। ये दोनों प्लेट क्या कर रही हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं। और इन दोनों प्लेट की वजह से यहां पर किस तरीके के वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, तो यहां इसकी वजह से सबसे पहले देखने को मिलता है एक्टिव वॉल्केनो। उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, नाम है उसका बैरन द्वीप। और क्या देखने को मिलता है यहां पर, एक मिलता है डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी। तो जो सुसुप्त ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नारकोंडम। और एक मिलता है यहां पर मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो का मतलब समझ में आता है आपको, एक ऐसा ज्वालामुखी जिससे कीचड़ बाहर निकल रहा होता है और वो कीचड़ मिनरल्स के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। मतलब कि उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें खनिज होते हैं। तो मैक्सिमको में तो ये ट्रेंड है कि लोग उसको यूज करते हैं अपनी बॉडी पर यूं लपेट करके और नहाने में यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स जो होते हैं उसकी वजह से बॉडी की जो डेड सेल होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और स्किन पर बहुत ही ग्लो आता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो जो यहां पर मड वॉल्केनो है उसका नाम है बारातांग। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि यहां पर दो प्लेटों का आपस में ज्वाइंट होना। एक प्लेट का नाम इंडियन प्लेट है और एक प्लेट का नाम है बर्मी प्लेट। चलिए जी, आगे कह रहा है कि कैनियन क्या होता है, भारत में सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है। दोस्तों, जब एक नदी बहती है ना, तो नदी जब बहती है तो सिंपल सी बात है, पहाड़ को काटेगी। अब नदी ने क्या किया, पहाड़ को काट दिया और काटने के बाद में यहां नदी बह रही है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कैनियन कहा जाएगा। आगे बात समझ में। जब अब देखो ध्यान से सुनना, जब नदी पहाड़ को काटती है तो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड होता है गॉर्ज। और गॉर्ज को अगर आप और चौड़ा कर दोगे तो इसी को फिर कहा जाता है कैनियन। तो एक गॉर्ज होता है, एक होता है कैनियन, और दोनों ही कौन बनाता है, नदी बनाती है। तो ये एक नदी का वेदर एंड इरोजन वाला एक, हम यूं कह सकते हैं, फिनोमेना है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर नदी ने क्या किया है, अपरदन किया है। अब अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है और विश्व का कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा हमें ध्यान में रखना है कैनियन कौन सा है। भारत का अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत का जो सबसे बड़ा है वो है, भारत का सबसे बड़ा गेंडीकोटा। और ये पड़ता है कहां, आंध्र प्रदेश में है। और किस पहाड़ी में है, तो पहाड़ी का नाम है इर्रामाला। इर्रामाला पहाड़ी में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी बनाती है, तो इसको पेन्नार नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, पेन्नार नदी बनाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का कौन सा बड़ा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा कैनियन है वो है ग्रांड कैनियन। और ग्रांड कैनियन जो है वो कहां पर है, यूएसए में है। और कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो रिवर बनाती है। ओके, चलिए जी, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहला कौन सा है, तो आप सभी को अच्छे से पता है जिम कॉर्बेट है ना। सबसे पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ा है हेमिस। और ये पड़ता है कहां, लद्दाख में।
और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा कौन सा है, अगर सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो है दोस्तों साउथ बटन। और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहां पर है ये, अंडमान निकोबार में है। अभिवहन और संवहन क्या होता है, दरअसल में अभिवहन को बोला जाता है एडवेक्शन, और जो संवहन होता है इसे बोला जाता है कॉन्वेक्शन। अब ये दोनों है क्या, मान लो दोस्तों यहां पर दो स्थान है, ये एक स्थान का नाम है ए, एक स्थान का नाम है बी। ए और बी दो स्थान हैं, ठीक है जी। अब है क्या, यहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस भरी हुई है, इस पूरे के पूरे एरिया में यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस भरी हुई है। ठीक है जी। अब क्या होता है, इन गैसों में मूवमेंट होगा। अब इन गैसों का मूवमेंट अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ऐसे यूं हो रहा है, अगर ये गैसें ऐसे गति कर रही, क्षैतिज गति कर रही है, तो इसी को कहा जाएगा अभिवहन, यानी कि एडवेक्शन कहा जाएगा। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो हवाएं चलती हैं वो एडवेक्शन प्रोसेस से चलती हैं। जितनी भी विंड, मतलब एडवेक्शन प्रोसेस से किसका निर्माण होता है, विंड का निर्माण होता है। और अगर ये हवाएं गर्म होकर यहां से यूं ऊपर जा रही हैं, तो इन हवाओं का ऊपर उठना क्या कहलाता है, इसी कहा जाता है कॉन्वेक्शन। इसी कहा जाता है क्या, कॉन्वेक्शन या संवहन नाम दिया जाता है। ओके, तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी विंड चल रही है ना, वो एडवेक्शन प्रोसेस से चल रही है। किसी भी विंड का नाम देते, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, यूपी पैट वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, आर ओ यारो वाला हुआ था, सॉरी, आर ओ यारो वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो लू विंड है क्या वो एडवेक्शन प्रोसेस से चलती है। बिल्कुल सच है, कोई भी विंड होगी वो एडवेक्शन प्रोसेस से ही चलेगी। ओके, काल वैसाखी पवन कहां चलती है, दरअसल में दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार आप लोगों ने सुना होगा। जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाले क्षेत्र में जब लो प्रेशर हो जाता है, खास करके झारखंड वाली बेल्ट में, तो यहां पर एक विंड प्रोड्यूस होता है। इस विंड को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। इस विंड को क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर नाम दिया जाता है, नॉर्वेस्टर नाम होगा इसका। तो जो ये नॉर्वेस्टर विंड है ना, ये चलना शुरू करती है। इसी नॉर्वेस्टर विंड की वजह से क्या होता है, ये एक तरह का स्टॉर्म होता है, एक तरह का तूफान है। अब इस तूफान की वजह से होता क्या है दोस्तों, इस तूफान की वजह से जब फसल बर्बाद होने लगती है, तो तब इसको कहा जाता है काल बैसाखी। तब इसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। तो इसका चलने की जो जगह है वो कौन सी है, झारखंड पश्चिम बंगाल वाला जो बेल्ट है वो है। और जब ये इसी तरह की विंड असम में चलती है, तो असम में इसको नाम दिया जाता है क्या, असम में नाम दिया जाता है इसको बोर्डोसिला। और यही इसी तरह की विंड जब उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में चलती है, तब इसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक है ना, तब इसे लू का नाम दिया जाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, देखो चक्रवात है क्या, चक्रवात का मतलब होता है वृत्ताकार मार्ग पर हवाओं का गति करना। और हवाएं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती है नदन हेमिस्फीयर में, और बाहर से केंद्र की तरफ आ रही होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल या उष्ण चक्रवात, और दूसरा होता है उपोष्ण चक्रवात। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बात करूंगा उष्ण चक्रवात की, तो उष्ण चक्रवात कहां बनते हैं, 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में बनते हैं। और ये कहां बनते हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में बनते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा समर सीजन में बनेगा, और सिर्फ कहां बनेगा, ये बनता है सिर्फ और सिर्फ ओशियन में। तो इसकी वजह से वर्षा कम होती है ज्यादा, इसकी वजह से जो वर्षा होती है वो होती है बहुत ही ज्यादा वर्षा कराता है।
और कहाँ कब बनेगा ये? केवल और केवल समर सीजन में बनेगा, केवल और केवल समर सीजन में। वहीं अगर मैं बात करूंगा शीतोष्ण सॉरी उपोष्ण चक्रवात की, तो जो उपोष्ण चक्रवात होगा ये कहां बनेगा? ये बनेगा हमेशा कहां पर? तो आपका आंसर होगा ये दोनों जगह बन सकता है, यानी जमीन और जल दोनों में बन सकता है, विंटर और समर दोनों जगह बन सकता है। और अगर हम बात करेंगे इसके द्वारा कराई जाने वाली वर्षा कैसी होती है? मीडियम होती है, कोई ज़्यादा नुकसान वाली नहीं होती है। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप लोगों से, तो यूएसए में हरिकेन कहा जाता है, इंडियन ओशियन में साइक्लोन कहा जाता है, साउथ चाइना सी के आसपास वाले क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। ये होगा। मैची कोसी परियोजना क्या है? दोस्तों अगर मैं बात करूंगा, यहाँ बिहार में ये नदी है, इस नदी का नाम है कोसी। अब कोसी नदी किस लिए जानी जाती है? अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आती है। इधर एक नदी है जिस नदी का नाम है महानंदा, और महानंदा की एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम है मैची। तो टारगेट ये बनाया जा रहा है, बोले एक काम करते हैं, जब कोसी रिवर में बहुत ज्यादा फ्लो हो तो कोसी और मैची नदी को आपस में इंटरलिंक कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या? जब इस नदी में पानी ज्यादा आएगा ना, तो इस पानी को डाइवर्ट करके इधर मैची नदी में डाल दिया जाएगा, पानी भी बैलेंस हो जाएगा, है ना, कि इधर बहुत ज्यादा पानी, ये नदी सूखी पड़ी हुई है। और बिहार में जो हर साल इतने बड़े नुकसान को झेलना पड़ता है इन नदियों में आने वाले बाढ़ की वजह से, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट काफी किफायती प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए तो बिहार स्टेट के लिए। भारत में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? दोस्तों हमारे भारत में जो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहां होता है? कर्नाटका में होता है ना। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटका में होता है। और इस कॉफी को हमारे भारत में कौन सी वैरायटी के द्वारा उगाया जाता है? तो हमारे भारत में वैरायटी है अरेबिका और एक वैरायटी है रोबस्टा। ऐसा माना जाता है दोस्तों हमारे भारत में कॉफी का उत्पादन पहले नहीं होता था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा बूदान। तो ऐसा माना जाता है कि बाबा बूदान कॉफी का जो बीज होता है उसको अपनी दाढ़ी में छिपा कर लेकर आए थे। एक तरह से वो स्मगलिंग हुई थी। तो जब वो हमारे भारत में ला करके उसको डाला गया, उसी से फिर धीरे धीरे करके तब उगाया गया, इसको कॉफी का उत्पादन बढ़ने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अरेबियन कंट्री के अलावा किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं किया गया था, और यमन में प्रोडक्शन था, और ये बाबा बूदान भी यमन से ही लेकर आए थे। और अगर पूछा जाता है विश्व में कौन सबसे ज्यादा क्या नाम है इसका कॉफी का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर होगा विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाई जाती है वो उगाई जाती है ब्राजील के द्वारा, और ब्राजील एक्सपोर्ट भी करता है। विश्व में पेट्रोलियम के भंडार कहां पाए जाते हैं? देखो पेट्रोलियम के भंडार की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो पेट्रोलियम का जो रिजर्व है ना, वो अगर इंडिया में पूछा जाता है कहां है, तो इंडिया में नाम आता है अलवर का, अलवर राजस्थान। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है तो वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन क्या नाम है, वर्ल्ड में रिजर्व जो है वो है वेनेजुएला के पास। वर्ल्ड में रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, नॉट रिजर्व, प्रोडक्शन, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो करता है कौन? सऊदी अरेबिया। कौन करता है? सऊदी अरेबिया करता है। ग्रांड चाको क्या है? ग्रांड चाको की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक दलदली भूमि है, मार्सी लैंड है ये। और ये मार्सी लैंड कहां का है? तो मार्सी लैंड जो है ये मार्सी लैंड है सर कहां का? अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना में भी कहां पड़ता है ये? अर्जेंटीना में पड़ता है ये नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में ही अर्जेंटीना का एक दलदली क्षेत्र है। यहां पर घास लगाई गई है आर्टिफिशियल, इस घास को कहा जाता है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा घास लगाई गई है। दूसरा दोस्तों यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है ग्रेन्स का, अनाज उत्पादन किया जाता है यहां पर, तो उसके लिए जाना जाता है ग्रांड चाको। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे एसएससी प्रथम बैच में एनरोल करा सकता है। इस बैच की अगर मैं खास बात करूंगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको
पूरे के पूरे हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर, और वो भी एक सब्जेक्ट के 2 एजुकेटर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इस वाले बैच में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो मैथमेटिक्स में राकेश सर और अभिनय सर मैथमेटिक्स कंप्लीट कराएंगे, वहीं जयदीप सर और गोपाल सर दोनों मिलकर के इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे। अरुण सर और पीयूष सर यहाँ पर रीजनिंग का अब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और मैं और अभिषेक सर मिलकर के और हमारी टीम मिलकर के हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको जीएस का हर वो एक सेक्शन जो एग्जाम में हर हाल में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वाले बैच के साथ में आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, आप बैच में एनरोल करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है और एकदम नया बैच है जो कि 11 दिसंबर को बैच आया हुआ है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि वन लाइनर वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा और हमें ये कंटिन्यू करने का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पता चले मैं एफर्ट डाले जा रहा हूँ उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं वही चीज़ें यूट्यूब पर करवाना चाह रहा हूँ जिसकी आप लोगों की डिमांड है। जो आप लोग पढ़ना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले नए सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।